चलिए हाँ सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक और टॉपिक लेके आए हैं जिस टॉपिक का जो टाइटल है दैट इज राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो इंग्लिश में अगर हम इसको ट्रांसलेट करें दैट इज नेशनल मिशन ऑन हायर एजुकेशन। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था RMSA, जिसको रामसा भी कुछ लोग कहते हैं, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। दैट वाज फॉर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन। और ये मिशन है, ये मिशन है हायर एजुकेशन के लिए। हायर एजुकेशन आपको पता है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट? It starts after 12. It starts from the day you enter the first year. जब आप फर्स्ट ईयर में जाते हैं, ठीक है, UG अंडर ग्रेजुएट कोर्स में। तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिस तरह राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब इसमें मेजर शेयर जो है वो किसका होगा? वो सेंटर का होगा। इसमें मेजॉरिटी ऑफ द पैसा जो है वो सेंटर से आएगा। ये कब लॉन्च हुआ था? 2013 में। 2013 में 2013 में आया था विद एम, क्या एम था? प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। एलिजिबल बनाने के लिए किसके लिए? ताकि वो प्रोवाइड करे क्वालिटी एजुकेशन, ताकि वो एलिजिबल हो जाए कि वो यूजीसी के सेट नॉर्म्स और रेगुलेशंस पे चल सके। ठीक है, और इसमें क्या था? ये जो फंडिंग रेशियो था हमारा दैट वाज 60-40 फॉर जनरल कैटेगरी स्टेट्स एंड 90-10 फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। 90-10 मैं आपको अभी इसका बताऊंगा ये क्या है। एंड देन 60-40 फॉर यूटीज विद लेजिस्लेचर एंड 100% फॉर यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर। अब ये यहाँ पर समझने की जरूरत है। यहाँ पर क्या है? 60-40 फंडिंग पैटर्न रहेगा, यानी कि 60% जो है that will be provided by the central government. Central government 60% फंडिंग करेगी और 40% स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन ये 3 स्टेट्स के लिए जनरल कैटेगरी स्टेट्स। जनरल कैटेगरी स्टेट्स मींस जो स्टेट हालात फाइनेंशियली जो है तकरीबन ठीक है, ठीक है, इसमें महाराष्ट्र वगैरह आएंगे, ठीक है। और देन वी हैव अ जनरल कैटेगरी स्टेट्स के बाद वी हैव 90-10 फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में नॉर्थ ईस्टर्न कुछ स्टेट्स आते हैं, उसमें जम्मू एंड कश्मीर भी आता था, ठीक है। 90-10 यानी कि यहाँ पर फंडिंग पैटर्न जो है 90% will be provided by the central government and 10% will be borne by the state government. Then 60-40 for states with legislature. जो states होंगी जहाँ पर legislature होगा, legislature मतलब जहाँ पर उनका अपना असेंबली होगी, उनकी अपनी असेंबली होगी, जहाँ पर असेंबली में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगा, ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेचर भी होगा। वहां पर क्या होगा? उनको मिलेगा 60-40, यानी कि वहां पर 60% देगा सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% देगा स्टेट गवर्नमेंट। अब यूटीज यानी कि यूनियन टेरिटरीज जहां पर लेजिस्लेचर नहीं है या विदाउट लेजिस्लेचर है, वहां पर सारा खर्चा कौन उठाएगी? गवर्नमेंट। कुछ यूनियन टेरिटरीज है वहां पर लेजिस्लेचर है ही नहीं, वहां पर असेंबली है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में वहां पर असेंबली है, यहाँ पर अभी कोई असेंबली नहीं है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। क्योंकि ये जो आफ्टर आर्टिकल 370 यहाँ पर अभी उसके बाद कोई भी इलेक्शन नहीं हुआ। देन इट मींस कि यहाँ पर अभी करंटली कोई वर्किंग लेजिस्लेचर नहीं है, कोई मिनिस्ट्रियल, कोई कैबिनेट, कोई मिनिस्ट्रियल पोस्ट नहीं है, सारा कुछ जो है गवर्न करती है गवर्नमेंट। तो यहाँ पर अगर हम आज देखें, हमें आज 100% रूसा से फंडिंग मिलेगी। इससे पहले 90% ही मिलती थी, बिकॉज तब हम स्पेशल कैटेगरी स्टेट में थे। इसी तरह बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज इंडिया में है जहां पर लेजिस्लेचर नहीं है, वहां पर क्या होता है? डायरेक्ट सारा फंडिंग कहां से होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। मुद्दा और मकसद क्या था? मुद्दा और मकसद था इस कि टू एड्रेस द इशू ऑफ व्हाट? एक्सेस, इक्विटी एंड एक्सीलेंस। ये 3 चीजें चेक करनी थी, इन 3 चीजों में इंप्रूवमेंट लानी थी। एक्सेस मींस जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं दे मस्ट बी एक्सेसिबल टू ऑल, ठीक है, सबकी पहुंच में आ जाए। देन इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है a law which is just and fair, यानी कि एक इंसान की कैपेसिटी, एक इंसान का पोटेंशियल
जितना हो जैसा हो उस पोटेंशियल के हिसाब से उसको हायर एजुकेशन हासिल करने में कोई दिक्कत ना आए। देन वी हैव एक्सीलेंस। अब जब आपने एक्सेस भी दे दिया, एक्विटी भी दे दी, तब तो एक्सीलेंस भी चाहिए ना। एक्सीलेंस मीन्स कि जहां पर भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो वहां पर ये हमारा मुद्दा और मकसद होना चाहिए कि वहां पर ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स लाए जाए इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन जिस तरह रमसा में भी हमने कहा था कि क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए एट स्कूल लेवल, यहां पर भी मुद्दा और मकसद है कि टू ब्रिंग अबाउट क्वालिटेटिव रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन। क्वालिटेटिव रिफॉर्म्स यानी कि हायर एजुकेशन में रिफॉर्म्स आए इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, नहीं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है, फैकल्टी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है, ठीक है, बिल्डिंगें बनी है लेकिन इक्विपमेंट्स नहीं है कहीं पे। तो यहाँ पर मकसद था कि क्वालिटेटिव रिफॉर्म्स आ जाए। अब अगर हम बात करते हैं साइलेंट ऑब्जेक्टिव, अगर जब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मुद्दा और मकसद इस रूसा का क्या था, यानी कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। पहला ऑब्जेक्टिव जो था दैट वाज टू इंप्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन बाय एंश्योरिंग कंफर्मिटी विद प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स, ठीक है, जो कि मैंडेटरी होता है फॉर व्हाट एक्रेडिटेशन, ठीक है। एक्रेडिटेशन होता है जो कि एक्रेडिट करता है कोई इंस्टीट्यूशन, कोई बॉडी, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव नैक, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। इस कॉलेज को फॉर एग्जांपल नैक से बी मिला है, किसी कॉलेज को ए मिलता है, किसी कॉलेज को A+ मिलता है, बेस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स दे हैव केप्ट इन देयर इंस्टीट्यूशंस। जिस तरीके का स्टैंडर्ड, जिस तरीके का नॉर्म होगा उसी हिसाब से एक्रेडिटेशन होगी, ठीक है। तो सबसे पहला क्या था, ओवरऑल जो है क्वालिटी ऑफ द स्टेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, स्पेशली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उनको इंप्रूव करना ताकि वो फॉलो करे सेट और प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स, और ताकि वो आगे क्या हो जाए, एक्रेडिट हो जाए। देन उसके बाद क्या है, क्रिएटिंग एंड फैसिलिटेटिंग इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। उसमें क्या है, उसमें आएगा प्रमोशन ऑफ ऑटोनॉमी, यानी कि अब पहला मकसद क्या था, क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी इंप्रूवमेंट लाना, ठीक है, ताकि वो प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स के तहत चले। एंड देन उसके बाद क्या है, फैसिलिटेटिव इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। इंस्टीट्यूशंस में जो भी स्ट्रक्चर है वो फैसिलिटेट किया जाए, यानी कि व्हाट एवर इज रिक्वायर्ड, व्हाट एवर इज नीडेड, ठीक है, फॉर क्वालिटी एजुकेशन, वो यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि फैसिलिटेटिव इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। और क्या करना चाहिए, प्रमोटिंग ऑटोनॉमी, यानी कि एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ऑटोनॉमी दी जाए, वो खुद से बहुत से काम करे। फॉर एग्जांपल कश्मीर यूनिवर्सिटी हमारी है, वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उसके साथ एफिलिएटेड बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस का एग्जाम एक साथ होता है, जिससे कि बर्डन किस पे बढ़ जाता है, यूनिवर्सिटी पे, है ना। यूनिवर्सिटी पे बर्डन बन जाता है। आप देखिए क्लस्टर यूनिवर्सिटी और कश्मीर यूनिवर्सिटी के एक ही बैच के रिजल्ट्स अलग अलग टाइम पे निकलते हैं, ठीक है, दबाव बहुत ज्यादा है। यहाँ पर दबाव 5 कॉलेज से 5 कॉलेज का रिजल्ट निकालना, दैट इज नॉट ए डिफिकल्ट थिंग। अब जब 50 कॉलेज है, दैट बिकम्स अ डिफिकल्ट थिंग, ठीक है। अब अगर हम कॉलेज को थोड़ा ऑटोनॉमी देते कि आप एग्जाम खुद कर सकते हैं, या 5-6 कॉलेज से एग्जाम खुद कर सकते हैं, ठीक है, तो वर्क जो है इजी बन जाएगा, न कि डिफिकल्ट, न कि बर्डनसम बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मुद्दा मकसद कि ऑटोनॉमी को प्रमोट किया जाए। देन ensuring reforms in affiliation, academics and examination system. अब पहले जो चीजें हुआ करती थी उनको भी चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को कोई प्राइवेट कॉलेज खोलना, या कोई प्राइवेट कॉलेज या कोई गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज में हमें कोई चीज इंट्रोड्यूस करनी है, उसके लिए हमें पहले एक स्टेप से गुजरना पड़ता है जिसको हम एफिलिएशन कहते हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। Say for example, if we want to introduce new subject in this institution, first of all, हमें क्या करना है, एफिलिएशन के लिए अप्लाई करना है through क्लस्टर यूनिवर्सिटी that we want to introduce some new subjects। फिर वहाँ से टीम आएगी, वो देखेगी इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी चीजें, ठीक है। इससे पहले क्या हुआ करता था कि जो एफिलिएशन नॉर्म्स हैं वो बड़े सख्त हुआ करते थे, छोटी चीज जो इग्नोर की जा सकती थी वो नहीं की जाती थी, एंड एज अ रिजल्ट उसमें क्या होता था कि जो कोई सब्जेक्ट हम नया इंट्रोड्यूस करना चाहते थे उसमें डिफिकल्टी आ जाती थी। और बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जिनके पास रिक्विजिट इंफ्रास्ट्रक्चर था लेकिन उनको भी एफिलिएट नहीं किया जा सकता था।
बिकॉज ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया जहां पर वो थोड़ा बहुत पीछे रह जाते थे या वो क्राइटेरिया बहुत ज्यादा सख्त थे। अब रूसा ने क्या कहा कि अगर आप रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं तो आप एफिलिएशन रूल्स को थोड़ा नरम कीजिए, एकेडमिक्स जो है पढ़ाई और एग्जामिनेशन सिस्टम इसको भी चेंज कर दीजिए। पढ़ाई में वो घिसा पिटा सिलेबस नहीं होना चाहिए, सिलेबस में रिफॉर्म्स लाइए, एकेडमिक्स में रिफॉर्म्स लाइए, और एग्जामिनेशन वही रट्टा वाला एग्जामिनेशन, व्हाट आई कॉल रट्टा वाला एग्जामिनेशन, है ना, बराबर याद 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 याद, है ना। उसमें सिर्फ क्या होता है डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशंस, आप हर जगह देख लीजिए डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन को याद करना पड़ता है। अगर मिक्सअप ऑफ डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होता, ऑब्जेक्टिव्स होता, वाइवा वगैरह या ओपन बुक सिस्टम एग्जामिनेशन होता तो वो एक रिफॉर्म बन जाता। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, एग्जामिनेशन वही उसी पैटर्न का लिया जाता है। तो यहाँ पर रूसा का कहना है कि उसका ऑब्जेक्टिव है कि एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स भी लाए जाए, इनके एग्जामिनेशन सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो चेंज किया जाए। एंड वन मोर थिंग दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी फैकल्टी। अब अगर आप क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं, मैंने इससे पहले भी एक कोट आपको कहा था अमेरिकन एसोसिएशन ऑन टीचर एजुकेशन का, ठीक है। तो उसका कहना है कि the quality of nation is judged by the quality of its citizens, and the quality of citizens is judged by the quality of their education, and the quality of education is judged by the quality of their teachers. तो यहाँ पर अगर हम क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं, हायर एजुकेशन में क्वालिटी को इंप्रूव करना, तो व्हाट डू वी नीड? वी नीड क्वालिटी एजुकेशन। हमारे पास क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, और क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमारे पास क्वालिटी फैकल्टी होनी चाहिए। जो भी हम फैकल्टी को अपॉइंट करें, ठीक है, उनमें वो क्वालिटी होनी चाहिए ताकि वो क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट लाए। अगर नहीं है, ठीक है, देन वी हैव टू ट्रेन देम, ठीक है। देन उसके बाद दैट इज प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन। रिसर्च एंड इनोवेशन एक इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मैंने आपको कहा लास्ट टाइम भी कि एक यूनिवर्सिटी के 3 फंक्शंस होते हैं, 3 मेन फंक्शंस होते हैं, टीचिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन। रिसर्च एक अहम कंपोनेंट है। रिसर्च जो है यूजी लेवल पे बहुत कम होता है, लेकिन पीजी लेवल पे रिसर्च बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। पीजी लेवल पे क्या रिसर्च बहुत ज्यादा होता है, रिसर्च आगे बढ़ता है हायर एजुकेशन लेवल पे, और जितना हायर एजुकेशन के लेवल पे रिसर्च होगा उतना ज्यादा नेशनल डेवलपमेंट हो सकती है। अगर रिसर्च पे फोकस कम है तो डेवलपमेंट भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। रिसर्च में हम जितना आगे जाएंगे उतना बेनिफिशियल होता है एक नेशन के लिए। तो यहाँ पर मुद्दा और मकसद है कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर किया, एक ऐसा एनेबलिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए जिसमें हम रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट कर सकें। Then one more thing, that is expanding the institutional base by creating capacity and establishing new institutions. नए इंस्टीट्यूशंस यानी कि नई यूनिवर्सिटीज और नए कॉलेजेस खोलना to achieve एनरोलमेंट, हायर एनरोलमेंट। हायर एनरोलमेंट क्यों हमें चाहिए? ताकि हम अपना ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाएं। लास्ट टाइम जैसे मैं आपको बताया था कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हमारा 30 से ऊपर चला गया है, ठीक है। हम चाहते हैं कि और ज्यादा एनरोलमेंट हो जाए एक पर्टिकुलर एज ग्रुप का जो है, ताकि वो हायर एजुकेशन में आ जाए, हम बहुत सारे लोगों को रिटेन कर सके हायर एजुकेशन में, या बहुत सारे लोगों को एनरोल कर सके। उसके लिए जब हम कहते हैं कि नए इंस्टीट्यूशंस खोले जाए तो नए इंस्टीट्यूशन में बच्चे और भी आएंगे, बिकॉज डिमांड बहुत ज्यादा है। और उसके बाद वन मोर थिंग दैट इज वी हैव टू करेक्ट द रीजनल इम्बैलेंसेस। रीजनल इम्बैलेंस, रीजनल इम्बैलेंस क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्टेट हायर एजुकेशन में आगे है और दूसरी स्टेट हायर एजुकेशन में पीछे है। जो स्टेट हायर एजुकेशन में पीछे है वो लोअर एजुकेशन में भी पीछे है, स्कूल एजुकेशन में भी पीछे। अब होता है क्या, फॉर एग्जांपल यू कैन नॉट कंपेयर बिहार विद जम्मू एंड कश्मीर। अगर एजुकेशन में देखा जाए, बिहार में लिटरेसी रेट कश्मीर से भी कम है। बिहार में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी लगभग उतना ज्यादा क्वालिटी का नहीं है जितना फॉर एग्जांपल कश्मीर में कुछ इंस्टीट्यूशन हमारे। और इसी तरह हम और भी पिछड़ी हुई रियासतों को कंपेयर नहीं कर सकते एक दूसरे से, बिकॉज देयर इज अ रीजनल इम्बैलेंस, ठीक है। अगर हम साउथ की तरफ जाए, साउथ इंडिया की तरफ, केरला की तरफ जाए, केरला में इंस्टीट्यूशंस बड़े जबरदस्त हैं, वहां पर लोग पढ़े लिखे हैं। अब होता क्या है कि इसमें रीजनल इम्बैलेंस, दिल्ली में देख लीजिए, है ना,
तो वहाँ पर भी टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, जामिया मिलिया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, तो वी कैन नॉट कंपेयर दिल्ली विद एनी अदर स्टेट। अब है क्या, रीजनल इम्बैलेंस है, किसी जगह में बहुत ही टॉप लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं और किसी जगह में बिल्कुल कोई टॉप लेवल का इंस्टीट्यूशन नहीं है। इससे क्या होता है, रीजनल इम्बैलेंस हो जाता है। रीजनल इम्बैलेंस कि अब एक रीजन और दूसरे रीजन के लोगों में फर्क है। फर्क क्यों है, कि किसी रीजन में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसी में अच्छा ही नहीं है, ठीक है। तो रूसा का मकसद था कि इस रीजनल इम्बैलेंस को कम किया जाए, रीजनल इम्बैलेंस को कम किया जाए, ताकि हम एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज दे दे किनको, जहां पर स्टेट्स विद हायर कंसंट्रेशन ऑफ एससी एंड एसटी, जहां पर एससी और एसटी हो, ये भी एक चीज है। और यहाँ पर अनसर्व्ड एरियाज और अंडरसर्व्ड एरियाज को हम क्या करें, वहां पर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर या फंडिंग एडिशनल दे दें। करेक्टिंग रीजनल इम्बैलेंस, रीजनल इम्बैलेंस दो चीजों से ठीक होगा, एक होगा अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड एरियाज को सर्व करना, उसके साथ साथ जो एससी एसटी पॉपुलेशन है, जहां पर एससी एसटी कंसंट्रेशन ज्यादा है, वहां पर ही इम्बैलेंस है। क्योंकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लोगों में पढ़ाई का लेवल जो है, लिटरेसी का लेवल जो है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो का लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस किया था, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो एससीज का एसटीज का जनरल पॉपुलेशन से बिल्कुल कम है, जनरल पॉपुलेशन से क्या है, बिल्कुल कम है, बहुत ही कम है। अब अगर हमें रीजनल इम्बैलेंस ठीक करना पड़ेगा तो ये बैलेंस भी, ये इम्बैलेंस भी जो है, यानी कि कास्ट या किस ट्राइब से बंदा बिलोंग करता है, वो भी हमें सही करना है। सही करने पर जब आप आते हैं तो वहां पर क्या है, इंक्लूजन ऑफ वुमेन, माइनॉरिटीज और डिफरेंटली एबल्ड पर्संस, इन सबको, क्योंकि ये भी पिछड़े हुए लोग हैं। वुमेन जो है, वुमेन की लिटरेसी रेट भी नेशनल लेवल पे मेन से कम है और नेशनल एवरेज से भी कम है। अगर हमारी लिटरेसी रेट नेशनल एवरेज 74% है तो वुमेन की 62 या 64% है, ठीक है। और मेल्स की जो लिटरेसी रेट है वो फीमेल से ज्यादा है, वो हर एक लेवल पे, ठीक है, चाहे वो स्कूल लेवल हो चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल हो, ठीक है। तो अगर हमें बैलेंस करना है तो हमें वुमेन का, माइनॉरिटीज का, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब्स का बराबर सोचना पड़ेगा और एडिशनल फंडिंग्स करनी पड़ेगी, ठीक है। अब क्रिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज बाय अपग्रेडिंग द एग्जिस्टिंग ऑटोनॉमस कॉलेजेस। अब हम कहते हैं कि चलो नई यूनिवर्सिटी बनाएंगे तो नया पैसा लगेगा, नया इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है, पैसे अगर कम है तो क्या करें? सर ये अलग टॉपिक है, यहाँ से कंपोनेंट्स। हाँ, क्रिएशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ व्हाट, एग्जिस्टिंग ऑटोनॉमस कॉलेजेस। अब अगर हमारे पास पैसा कम है, पैसा कम होने की वजह से हम इंस्टीट्यूशन ज्यादा नहीं खोल पाएंगे, लेकिन हम एक चीज जरूर कर पाएंगे, दैट इज व्हाट, हम क्या कर पाएंगे, हम अपग्रेड करेंगे किनको, एग्जिस्टिंग ऑटोनॉमस कॉलेजेस को। ऑटोनॉमस कॉलेज जो है, फॉर एग्जांपल वी हैव वन ऑटोनॉमस कॉलेज हियर, एक तो बारामूला है और दूसरा इस्लामिया कॉलेज है। वो खुद से ही एग्जाम करते हैं, खुद से ही बाकी चीजें करते हैं, जो कि बाकी कॉलेज को वो ऑटोनॉमी नहीं है। अब हम जब ऑटोनॉमस कॉलेज हो गया, एग्जाम भी खुद ही करता है, डिग्रीज वगैरह सारा कुछ वहीं से होता है, तो हम क्या करते हैं, हम उनको और ज्यादा ऑटोनॉमी देते हैं बाय मेकिंग एग्जिस्टिंग ऑटोनॉमस कॉलेजेस दी यूनिवर्सिटीज, उनको यूनिवर्सिटी का स्टेटस देते हैं, एक एक्ट पास करते हैं और उस एक्ट के थ्रू हम उनको यूनिवर्सिटी का स्टेटस दे देते हैं। जब यूनिवर्सिटी का स्टेटस दे दिया तो वो छोटे और कॉलेज को अपने साथ एफिलिएट कर सकता है, जिससे कि और ज्यादा काम हमारा निकल सकता है। और एक बात समझ, देन इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रांट्स। अब हमने ऑटोनॉमस कॉलेजेस को या एग्जिस्टिंग कॉलेजेस को किस में चेंज किया, यूनिवर्सिटीज में। यूनिवर्सिटीज में चेंज करने के बाद हमने करना क्या है, हम उनको इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रांट्स देंगे। किसी चीज को तब्दील करना आसान है, लेकिन फिर उसकी स्टैंडर्ड और उसका क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट चीज है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रांट्स देंगे, यानी कि ग्रांट्स स्पेसिफिकली किसलिए, ताकि वो अपग्रेड कर सके अपना एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको अपग्रेड कर सके, उसको और ज्यादा बढ़ा सके।
बिकॉज जब आप कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देंगे उसमें सब्जेक्ट्स और भी ऐड हो जाएंगे, है ना, उसमें डिफरेंट डिसिप्लिन और ऐड हो जाएंगे, उसमें फैकल्टी और ऐड हो जाएंगे, और जब डिपार्टमेंट्स ऐड होंगे तो आपको डिपार्टमेंट्स के लिए कम से कम स्ट्रक्चर तो होना चाहिए जहाँ पर आप क्लास वर्क कर सके, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर सके, ठीक है। देन वी हैव न्यू मॉडल कॉलेजेस। अब हमारे जो कॉलेजेस ऑलरेडी है रहने दें, अब हम कुछ मॉडल कॉलेज बनाएंगे, नए कॉलेज बनाएंगे, दैट विल सर्व एज अ मॉडल फॉर द अदर कॉलेजेस टू फॉलो। ये मॉडल कॉलेज जिस तरह मॉडल विलेज होता है, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, कोई गांव जो है एक स्कीम के थ्रू चेंज किए गए इनटू मॉडल विलेजेस, वहां पर रोड्स कंस्ट्रक्ट किए गए, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया गया, ठीक है। एक एक करके बोला गया था कि तो विलेजेस जो है दे विल एक्ट एज अ मॉडल और दिस मॉडल विल बी फॉलोड ऑल ओवर इंडिया। सेम यहाँ पर कुछ मॉडल कॉलेजेस बनाए जाएंगे, ठीक है, जहाँ पर सीधा स्टैंडर्ड सेटअप हो जाएगा और उस स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा बाकी कॉलेजेस को, ताकि वो एक एज जिस तरह रोल मॉडल कहते हैं ना उसी की तरह एक्ट करें। देन अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डिग्री कॉलेज टू मॉडल कॉलेज। अब अपने नए मॉडल कॉलेज बनाए, ठीक है, नए मॉडल कॉलेज बनाने के लिए बहुत सारा फाइनेंस चाहिए। अब आप ये भी कर सकते हैं, रूसा के रिकमेंडेशन या ऑब्जेक्टिव ये है कि आप क्या कर सकते हो, एग्जिस्टिंग कॉलेज को भी मॉडल कॉलेज बना सकते। एग्जिस्टिंग कॉलेज को जब हम ये देंगे क्या इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रांट्स देंगे अच्छे से, तो वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करेगा, ठीक है, वो क्या बन जाएगा, वो एक मॉडल कॉलेज बन जाएगा एग्जिस्टिंग। जिस तरह एग्जिस्टिंग ऑटोनोमस कॉलेज को क्या बनाया हमने, यूनिवर्सिटी। एग्जिस्टिंग ऑटोनोमस कॉलेज को हमने तब्दील किया किसमें, यूनिवर्सिटी में। और एग्जिस्टिंग कॉलेजेस जो है, नॉर्मल कॉलेजेस जो है, उनको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इनटू मॉडल डिग्री कॉलेजेस, ठीक है। देन वी हैव न्यू प्रोफेशनल कॉलेजेस। अब एकेडमिक कॉलेज हमारे पास बहुत ज्यादा है, हमें प्रोफेशनल कॉलेजेस क्रिएट करने पड़ेंगे। प्रोफेशनल कॉलेजेस में क्या पढ़ाया जाएगा, प्रोफेशनल डिग्री, फॉर एग्जांपल BCA, MCA, LLB, इंजीनियरिंग, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साथ साथ फॉर एग्जांपल टीचर एजुकेशन भी, जैसे B.Ed, M.Ed, दीज आर द प्रोफेशनल डिग्रीज। ये कॉलेजेस ऐसे हो जहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल एजुकेशन दी जाए, ठीक है। देन ये तो हमने पढ़ा, रिसर्च, इनोवेशन एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ये भी हमने डिस्कस किया। और एक और है जो शायद यहाँ पर नहीं लिखा है कि हमें वी हैव टू क्रिएट मोर क्लस्टर यूनिवर्सिटीज, क्रिएशन ऑफ क्लस्टर यूनिवर्सिटीज। क्रिएशन ऑफ क्लस्टर यूनिवर्सिटीज किस लिए, क्लस्टर यूनिवर्सिटीज जो है वो 4-5 कॉलेजेस जो है एक साथ मिलके काम करते हैं, एक यूनिवर्सिटी का स्टेटस उनको मिल जाता है। उससे क्या हो जाता है, जो ऑलरेडी कॉलेजेस कुछ किसी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट है, जिसकी वजह से उस यूनिवर्सिटी पर बर्डन बढ़ चुका है, वो बर्डन कम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे 5 कॉलेज या 6 कॉलेज यहाँ क्लस्टर के, वुमेन्स कॉलेज, इसी तरह हमारा कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, इसी तरह वेमेना डिग्री कॉलेज, अमर सिंह कॉलेज, अन्य ये 5-6 हज़ार या 10,000 15,000 बच्चे जो है, इनका भी सारा कुछ एडमिशन का सारा कुछ एग्जामिनेशन का सिस्टम कौन संभाल रहा था, कश्मीर में। तो उनका अब इससे थोड़ा ताल्लुक जो है खत्म हो गया है। अब इन क्लस्टर्स को बना के क्या होता है कि एक किस्म का सपोर्ट मिल जाता है एक बड़ी यूनिवर्सिटी को। क्या सपोर्ट मिल जाता है कि उस पर बर्डन कम हो जाता है। तो प्रपोजल जो है उस हिसाब से हमारी कितनी यूनिवर्सिटीज क्लस्टर बनी है टोटल J&K में 2, तो बनी है और ज्यादा, यानी और ज्यादा कॉलेज को अगर ऑटोनॉमी दी जाए, ठीक है, ऑटोनॉमी दे के उनको यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया जाए, तो उससे भी हमारा बेनिफिट है। तो दिस इज व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रूसा। टुमारो विल स्टडी अबाउट द रिकमेंडेशंस, कि रिकमेंडेशंस क्या क्या है, ठीक है।